कंपोनेंट्स होता है, दवा एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जिसको हम लोग खाते हैं बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों को पता करने के लिए। बात समझ में आ रही है? मेडिसिन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? बीमारियों से बचने के लिए। आपको वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो क्या करती है, बीमारी होने से पहले दी जाती है, ठीक है। वो आपको क्या कर रही है, आपको बचा रही है बीमारी होने से पहले, और वो अपने आपके बॉडी को इतना एक्टिव कर देती है कि अगर वो बीमारी आपको होने वाली हो तो उससे क्या कर रहे हैं, लड़ जाती है और बीमारी को वहीं पे खत्म कर देती है। उस बीमारी का असर आपके बॉडी पे नहीं पड़ता है। ये तो हो गया बीमारी से प्रिवेंट करवाने के लिए, और एक होता है आपका बीमारी को ट्रीट करने के लिए। आपको कोई भी बीमारी हो गई है बॉडी में, कोई भी सर्दी जुकाम वगैरह, कैंसर वैंसर कुछ भी हो गया, तो सारी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं। बीमारी को पता करने के लिए, हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी हुई है उसका डायग्नोस्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मेडिसिन का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं बताइए? बीमारी को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेडिसिन का यूज प्रिवेंशन के लिए करते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन। और क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। और हमारा क्या है? डायग्नोस्ट के लिए करते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए, बीमारी की पहचान करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मेडिसिन का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीमारी एक ऐसा कंपोनेंट होता है, सॉरी यार वीडियो बन रहा है, हम बच्ची कर रहे हैं। मेडिसिन एक ऐसी कंपोनेंट्स होती है जो क्या होती है? मेडिसिन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, बीमारियों को खत्म करता है, और बीमारी की पहचान के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इसके बाद जो मेडिसिन है वो बनती कहाँ से, ऑप्टेन कहाँ से होती है? सोर्सेस ऑफ मेडिसिन, सोर्सेस ऑफ मेडिसिन। ये इतनी सारी जो मार्केट में मेडिसिन आई है वो आई कहाँ से है? इतनी सारी मेडिसिन मार्केट में, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है। कोई बुखार को खत्म कर रहा है, कोई दर्द को खत्म कर रहा है, कोई कैंसर को खत्म कर रहा है, कोई बैक्टीरिया को ही मार दे रहा है। तो इतनी सारी मेडिसिन आई कहाँ से है? सोर्सेस ऑफ मेडिसिन। सोर्सेस ऑफ मेडिसिन में हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी मेडिसिन होती है उसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर पाते हैं, कहाँ से बना पाते हैं, कहाँ से ले पाते हैं। जिसमें आपका पहला क्या आता है? नेचुरल सोर्स। क्या आता है? नेचुरल सोर्स। दूसरा क्या है? सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स। तीसरा क्या है? सेमी सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, और आपका क्या है? सेमी सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स ऐसा सोर्स कहलाता है कि जो हमको डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन हो? नेचुरल से ही ऑब्टेन हो। जैसे हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। नेचुरल मतलब समझ रहे हैं, एकदम प्योर, किसी भी केमिकल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है। वो क्या होता है? वो नेचुरल सोर्स होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि कुछ दवा आपको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। कुछ दवा आपको एनिमल से मिलती है, ठीक है। और कुछ दवा आपको कहाँ से मिलती है? और है मिनरल क्या होता है? मिनरल क्या होता है? देखिए, नेचुरल सोर्स जो होता है ये बहुत पुराना आइडिया है और बहुत काफी दिनों से चलता हुआ आ रहा है। पहले के जमाने में जब हमारा इंडिया या फिर बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, पहले के जमाने की बात कर रहे हैं, तो सब लोग जो क्या बीमारी होती थी
तो पहले पहले हुआ था, जब पहले के जमाने में किसी को मेडिसिन वगैरह बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो पहले के लोग क्या होते थे, मर जाते थे। उनको कोई भी छोटी सी बीमारी होती थी, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे, तो वो बीमारी क्या होती है, बड़ी हो जाती है धीरे धीरे। भाई अब आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो बीमारी आपकी बॉडी में फैलते फैलते एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वो आपके ऊपर हावी पड़ जाएगी, वो बीमारी आपके बॉडी पर हावी पड़ जाएगी। तो एक समय ऐसा आता था कि हम लोग क्या होते थे, तो वो इंसान मर जाता था पहले के जमाने में, जब किसी को इतना तक नहीं पता था कि आखिर हमारी मौत किस वजह से हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी मौत आखिर किस वजह से हो रही है। ठीक है, तो तब के जमाने में जब किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो उनकी मौत बीमारियों की वजह से सबसे ज्यादातर होती थी, बीमारियों की वजह से सबसे ज्यादातर होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इंडिया हमारी मतलब जैसे ही लोग डेवलप हुए, जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होते गई, तो उसमें से कुछ लोग क्या हुए, ज्ञानी हुए। तो उन्होंने आंकड़ा लगाया कि नहीं, जो जिससे इंसान मर रहे हैं वो बीमारियों से मर रहे हैं। ये बीमारी कहीं न कहीं बैक्टीरिया से होती है, फंगस से होती है, वायरस से होती है और छुआछूत से होती है, इन्फेक्शन से होती है। ये जो हम लोग को बीमारी हो रही है, ये कहीं न कहीं बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, छुआछूत से हो रही है। तो उनमें जो कुछ लोग थोड़ा सा माइंडेड थे, डेवलप थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ दवाओं का खोज करने लगा। अब हमारी इंडिया इतनी भी डेवलप नहीं थी, हमारा देश इतना भी डेवलप नहीं था कि उनको केमिकल मिल सके उसको खत्म करने के लिए। तो भाई केमिकल नहीं मिल पाएगा, लेकिन उनको क्या मिला, प्लांट मिले, एनिमल मिले, ठीक है, मिनरल मिले, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स मिले। तो क्या किए, प्लांट के पौधे से, प्लांट के सीड से, प्लांट का जो पौधा होता है, प्लांट के पत्ती से, प्लांट के सीड से क्या किए, और उसकी जो लीव होती है, जो तने होती है, बहुत सुने होंगे, तो उसका यूज करने लगे। जैसे अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो आपको क्या दिया जाता है, सर्दी जुकाम बुखार में नीम की पत्ती खाए जाते हैं, प्लांट के। सर्दी जुकाम बुखार होता है तो मम्मी लोग पहले क्या होती, पहले दवा नहीं देती है आपको, पहले काढ़ा बना के देती है। उस काढ़े में क्या क्या रहता है, तुलसी रहती है, तुलसी रहती है, चाय रहता है, अदरक रहता है, और क्या रहता है, इलायची रहती है, और क्या रहता है, काली मिर्च रहती है, लौंग रहता है। काढ़ा नहीं पिए हो, याद नहीं आ रहा है। जो आपके तुलसी है, चाय है, अदरक है, इलायची है, क्या है, ये नेचुरल है, प्लांट है एक टाइप से देखा जाए तो, छोटे हैं लेकिन है तो ना। तो इनमें ऐसे ही चीजों से उन लोग क्या कर रहे थे, अपने बीमारी को ट्रीट कर रहे थे। सर्दी जुकाम हुआ, इसका काढ़ा वगैरह बना के ठीक कर रहे थे। तो ये उनका ट्रिक अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, वो तुरंत दवा नहीं देता है, पहले मम्मी काढ़ा बना दे, ठीक है, काढ़ा वगैरह बना के सब लोग पीते हैं। अदरक, अगर आपको खांसी आ रही है तो अदरक को भून कर अगर आप खाएंगे तो आपका क्या होगा, खांसी आराम हो जाएगी। कंटिन्यू करेंगे तो एकदम से खत्म हो जाएगा, अगर कंटिन्यू उसको करते रहेंगे तो एकदम से खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नेचुरल मतलब कुछ मेडिसिन हमारी नेचुरल सोर्स से आई। कैसे आई, बात समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे धीरे धीरे हमारा इंडिया डेवलप होता गया, ऐसे इंडिया के लोग धीरे धीरे डेवलप होते गए। तो एक समय आया कि बहुत डेवलप हो गए, तो लोगों को बीमारियों के बारे में पता चल गया। वहां तो बीमारी के बारे में पता चला था, ठीक है, यहाँ पे भी एकदम पूरा बीमारियों के बारे में पता चला, बीमारी किस बैक्टीरिया वायरस से हो रही है वो पता चला, और बीमारी जो हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाएगा वो पता चला। तो तब हमारा क्या आ गया, मॉडर्न जमाना आ गया। तो वही बोला है कि कुछ मेडिसिन हमारी कहाँ से ऑप्टेन होती है, नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन होती है। जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि जो हमारा जो ड्रग होती है उसको हम लोग किस किस
सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इतना पता है कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स में हम लोग कहाँ से दवा को लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। प्लांट के कहाँ से, देखिए प्लांट के हम लोग तने से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं कि रूट बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बार्क से लेते हैं, उसके लीफ से लेते हैं, मतलब तना, पत्ती, जड़, तीनों से हम लोग क्या करते हैं, दवा को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वही जो नेचुरल रूट है, नेचुरल सोर्सेज से हम लोग दवा को जो देते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लांट से देखते हैं। प्लांट से हम लोग बहुत सारी दवा को ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने 3-4 रखा है, जैसे कि आपका क्या होगा, मॉर्फिन, क्यूनिन, एट्रोपिन, और आपका क्या है, डिजिटॉक्सिन, नहीं डिगॉक्सिन है, डिजॉक्सिन, ठीक है, डिगॉक्सिन नहीं है, डिजॉक्सिन है, ठीक है। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक ऐसी दवा है जिसको हम लोग डायरेक्टली कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ओपियम पोपी नाम का एक प्लांट होता है, ओपियम पोपी नाम का एक प्लांट होता है जिसको हम लोग पैरावर के नाम से जानते हैं। पैरावर क्या है, सोमनिफेरम, ठीक है, पैरावर सोमनिफेरम, ठीक है, ये है, इसको हम लोग ओपियम पोपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मॉर्फिन होती है वो डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होती है, ओपियम पोपी, ठीक है, ओपियम पोपी। ओपियम क्या है, ओपियम एक टाइप का प्लांट होता है जिसका पालन होता है, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, ओपियम का खेती करते हैं, और ओपियम से ही क्या होता है, हमारा मॉर्फिन का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये जो मॉर्फिन है ये क्या है, ये पेन किलर है। मॉर्फिन क्या है, पेन किलर क्या होती है, जो दर्द को पेन किलर ऐसी दवा होती है जो क्या करती है, जो पेन को खत्म करे, तो मॉर्फिन हमारा क्या है, एज पेन किलर है, लेकिन ये हमारा नारकोटिक भी है। क्या है नारकोटिक मतलब ऐसी दवा जिसमें थोड़ा बहुत क्या हो, नशीली हो। नशीली दवा को हम लोग क्या कहते हैं, नारकोटिक दवा। मॉर्फिन पेन किलर है, लेकिन आप देखते हैं कि मॉर्फिन का यूज बहुत जल्दी नहीं होता है। नॉर्मल केसेस में हम लोग मॉर्फिन का यूज नहीं करते हैं। जिसको बहुत लंबे समय तक, जिसको दर्द ही दर्द चाहिए, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉर्फिन का यूज करते हैं। बहुत सारा ऐसा केसेस आपने देखा है जिसमें कंटिन्यू दर्द ही होता रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको कंटिन्यू दर्द देखने को मिलता है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉर्फिन यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल दर्द तो सबके होते हैं, ठीक है। हड्डी टूट गई तो दर्द होता है, हल्का फुल्का वेस्ट दर्द होता है, ठीक है, माइंड में दर्द होता है, दिमाग में दर्द होता है, तो हम लोग एज ए पेन किलर जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है वो खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मॉर्फिन का यूज हम लोग बहुत मतलब क्रिटिकल केस में करते हैं, जिसका लगातार दर्द होता है, लेकिन जिसका कंटिन्यू दर्द बना रहता है, उसमें हम लोग मॉर्फिन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मॉर्फिन दवा है, उसका हम लोग यूज करें, उसका यूज करना चाहिए ना। वो जब लगातार पेन किलर को खत्म कर दे रही है तो छोटे मोटे दर्द को नहीं खत्म कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। लेकिन हम लोग इसको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं, बहुत रेयर केस में क्यों यूज होता है। देखिए जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन नारकोटिक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, नशा होता है, इसमें क्या होता है, नशा होता है। अगर हम किसी को ये दवा देंगे, मॉर्फिन देंगे, तो उसको लत लग जाएगी नशे की। मॉर्फिन दवा खाने से लोग सोते भी हैं, इसमें नारकोटिक है। ये हमारे कहाँ पे असर करती है, सीधा इफेक्ट कहाँ पे करती है, सीएनएस पे करती है। सीएनएस को डिप्रेस कर देती है, ठीक है। आपको हमेशा क्या आएगी, नींद आएगी। इसमें नशा होती है, नशा मतलब कि नशा वाली चीजें जो होती है, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, जो व्यक्ति लेता है, देखते हैं उसी में नींद रहता है। जब तक वो पाएगा नहीं तब तक इधर से उधर पागल होता रहता है। तो बॉडी को मॉर्फिन की लत लग जाएगी, इंसान को इस दवा की लत न लगे, इसलिए इस दवा को बहुत रेयर केस में यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, क्यों करते हैं, क्योंकि ये नशा वाली है, इससे इंसान को या फिर पेशेंट को लत लग सकती है, ठीक है। अब जिसको मॉर्फिन यूज होता है, जिस पेशेंट को मॉर्फिन यूज होता है, उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको भी लत लग जाती है मॉर्फिन की। अब जिसमें कंटिन्यू मॉर्फिन यूज हो रहे हैं, उसको भी तो लत लगेगी ना। अब वो क्या, उस पेशेंट को हम लोग कैसे छुड़ाएंगे,
उस पेशेंट को भी लत लग रही है ना। क्वेश्चन बन रहा है ना कि मैम अगर मॉर्फिन रेयर केस में यूज होता है तो जिस पेशेंट को होता है उसमें भी तो लत लगती है, उसको भी तो नशा होता है, उसको भी तो आदत पड़ती है। एग्जैक्टली उसको भी क्या होती है, मॉर्फिन की आदत पड़ जाती है, उसको हमेशा मॉर्फिन चाहिए, दर्द हो या ना हो। तो मॉर्फिन के डोज को धीरे धीरे कम किया जाता है। एक बैग अगर मॉर्फिन की डोज को हम लोग हटा देंगे ना तो पेशेंट ही मर जाएगा, घबरा जाएगा, उसको हमेशा डिप्रेशन में चला जाएगा, उल्टा सीधा काम करने लगेगा। ठीक है, इसके असर से नहीं लेकिन इसके लत से ये क्या कर रहा है, ये नशा दे रहा है, बॉडी में नशा क्रिएट कर रहा है। तो उसको मॉर्फिन से नहीं, मॉर्फिन के नशे से लत लगी है तो उसको मॉर्फिन चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो उस पेशेंट को इस दवा के लत को खत्म करने के लिए धीरे धीरे इसका डोज कम किया जाता है। जैसे सुबह में हमने आपको 100 mg का दिया, अगले दिन हम क्या करेंगे, आपको 50 mg का देंगे, फिर अगले दिन हम आपको 2.5 mg का देंगे, ठीक है, 25 mg का देंगे। तो मतलब धीरे 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 क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट खत्म होता है। एक बैग इसका ट्रीटमेंट नहीं खत्म होता है, इसलिए इसको हम लोग बहुत बहुत क्रिएटेड केस में यूज करते हैं, जिसका दर्द कंटिन्यू रहता है उसमें करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मॉर्फिन ऑप्टेन कहाँ से होता है, ओपियम पोपी से होता है। ठीक है, ओपियम पोपी क्या है, एक टाइप का प्लांट है। प्लांट से ही नेचुरल ड्रग ऐसी होती है जो डायरेक्टली हमको ऑप्टेन हो, जो डायरेक्टली हमको प्लांट से मिल रही है, जो डायरेक्टली हमको एनिमल से मिल रही है, जो डायरेक्टली हमको मिनरल से मिल रही है, ऐसे ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल ड्रग कहते हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग ऐसी ड्रग कहलाती है, आगे नहीं बताएं। देखिए जो हमारी ड्रग होती है ऑप्टेन ऑफ ड्रग, एक 3 टाइप से पाई जाती है। कितने टाइप से पाई जाती है, 3 टाइप से पाई जाती है। एक नेचुरल हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक्स हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सिंथेटिक्स हो गया। अब ये क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक्स जिसमें थोड़ा बहुत केमिकल का यूज होता है, जिसमें थोड़ा बहुत केमिकल्स का यूज करके जो हम दवा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक कहते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक होता है इसमें पूरा का पूरा केमिकल ही रहता है। जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल जो दवा है वो पूरा किससे बना है, केमिकल से ही मिलकर बना है। जो पैरासीटामोल है वो भी बुखार को कम करता है, एज ए पेन किलर में थोड़ा बहुत यूज करता है। ठीक है, सर पे अगर दर्द है बुखार वगैरह से तो क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। लेकिन जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन पे नशे की दवा पाई जाती है, इसलिए उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। जो पैरासीटामोल होता है इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, केमिकल से बनाते हैं। लेकिन जो आपकी मॉर्फिन है ये भी पेन किलर है, लेकिन ये डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, प्लांट से ऑब्टेन हो रही है। नेचुरल दवा जो डायरेक्टली हमको ऑब्टेन हो, सेमी सिंथेटिक दवा जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत केमिकल का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या करते हैं हम लोग, केमिकल मिलाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक दवा होती है वो प्रॉपर क्या होती है, केमिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल दवा, बात समझ में आया, ओपियम समझ में आया। फिर दूसरा आपका क्या आता है, क्यूनिन। क्यूनिन जो होती है ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है। कौन सी, एंटी मलेरियल। अब एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी होती है, क्यूनिन जो ड्रग होती है वो एंटी मलेरियल ड्रग होती है। मलेरिया क्या होते हैं, मलेरिया एक टाइप की बीमारी है ना, किस बैक्टीरिया से होती है, हाँ बैक्टीरिया से होती है कि प्रोटोजोआ से होती है। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। प्लाज्मोडियम और क्या है, फैंसीपेरम, ये क्या है, एक टाइप का परजीवी है। परजीवी को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। परजीवी को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहते हैं। तो जो क्यूनिन है वो एज क्या है, एंटी मलेरिया ड्रग होती है, जिसका यूज हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। ये कहाँ से डायरेक्टली ऑब्टेन, कहाँ से ऑब्टेन होती है, जो सिंकोना रहता है, सिंकोना की बार्क से, मतलब कि सिंकोना की जो तने होती है वहां से ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया ड्रग कहाँ से बनती है, तो कहाँ से बनती है, सिंकोना के बार्क से मिलकर बनती है, मतलब सिंकोना के बार्क से ऑब्टेन होती है।
जो आपका क्यूनिन होता है कहाँ से मिलता है? सिनकोना। सिनकोना के बार्क से, मतलब सिनकोना की जो तने रहती है वहां से क्या मिलता है? क्यूनिन बनाया जाता है, मतलब क्यूनिन को दिया जाता है। इस क्यूनिन का यूज हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। किसके ट्रीटमेंट में करते हैं? मलेरिया के ट्रीटमेंट में। मतलब हम बोल सकते हैं जो क्यूनिन है, क्यूनिन हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है। कौन सी? एंटी मलेरियल ड्रग है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो क्यूनिन होती है वो मलेरिया को ट्रीट कर रही है, मलेरिया को खत्म कर रही है, मलेरिया के अगेंस्ट जा रही है। तो इसलिए हमारा जो क्यूनिन है वो हमारी क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। ऑप्टेन कहाँ से होता है? सिनकोना के बार्क से ऑप्टेन होता है। और जो मलेरिया होती है वो किससे होती है? प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम का नाम सुने होंगे। ये परजीवी होता है, एक टाइप का। क्या होता है? परजीवी होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम से होता है। ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, ये हमारे इंटर कर जाते हैं, सॉरी, जो हमारा प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम होता है वो इंटर कर जाता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स जो हमारा क्या होता है? हमारे ब्लड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। एक प्लाज्मा होते हैं, एक आपके आरबीसी होते हैं, एक आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी में ही इंटर करेगा। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसी में इंटर करेगा और हमारे आरबीसी को ही अफेक्ट करेगा। जब हमारे आरबीसी को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा तो कौन सी बीमारी क्रिएट होगी? मलेरिया होगी। मलेरिया किस जीवाणु से होता है? प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम नाम के जीवाणु से होता है। ये जो प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम है ये डायरेक्टली हमारे इंटर कर जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब रेड ब्लड सेल्स पे। वहां पे हमारे रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बीमारी कॉज होती है। और उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। तो मलेरिया को ठीक करने के लिए हम लोग क्यूनिन का यूज करते हैं। ये जो क्यूनिन होती है ये एक नेचुरल ड्रग है। क्यूनिन क्या है? क्यूनिन एक नेचुरल ड्रग है। डायरेक्टली हमको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। किस प्लांट से मिलती है? सिनकोना प्लांट से मिलती है। बात समझ में आई? कहाँ से मिलती है? सिनकोना प्लांट से। सिनकोना प्लांट की जो डार्क होती है उससे मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद एट्रोपिन का नाम सुने हैं। दूसरी दवा कौन सी है? तीसरी कौन सी है? एट्रोपिन। एट्रोपिन भी हमारी कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। एट्रोपिन भी आपको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। एट्रोफा बेलोडोमा नाम का जो प्लांट होता है वहां से हमको क्या मिलता है? एट्रोपिन। मतलब एट्रोपिन जो दवा होती है वो एक टाइप की नेचुरल दवा है। कहाँ से ऑब्टेन होती है? एट्रोफा बेलोडोमा प्लांट से। कहाँ से ऑब्टेन होती है? एट्रोफा बेलोडोमा प्लांट से। जो आपका एट्रोपिन है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। कौन सा है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इसका ये क्या करता है? ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? एबनॉर्मल, हाँ, एबनॉर्मल एबिलिटी को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। बात समझ में आई? एट्रोपिन जो क्या होती है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये कहाँ पे यूज होती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे यूज होती है। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे यूज होती है। अब देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? अचानक से होने वाली प्रोसेस क्या होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे बॉडी में अचानक से प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसमें क्या होता है? फाइट और फ्लाइट की उत्तेजना होती है। फाइट और फ्लाइट की मतलब उसको मारने की या फिर भागने की उत्तेजना होती है। जैसे हमने बताया था जब हम किसी भी चीज को देख के डर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हमारा हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो तेज तेज से चलने लगती है। हम सांस को बहुत तेजी से लेते हैं। ठीक है, तो इसी सारी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अपना इफेक्ट दिखा देता है। अब हमारी आंखें बड़ी बड़ी हुई तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा, छोटा करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में जब ये बिगड़ जाता है तो क्या करता है? एकदम में छोटा कर देता है।
बात समझ में आ रही है? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं। एट्रोपिन जो होती है वो जो हमारी बिग पुपिल्स होती है उसको क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, कब क्रिएट होगी, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने एक्शन को ज्यादा बढ़ा देगा। जैसे हार्ट बीट क्या हो रहा है, हार्ट बीट हमारी धड़कन क्या हो रही है, बहुत तेज चल रही है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, वो क्या किया, वो हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करने लगा। लेकिन वो क्या किया, वो बिगड़ गया, उसमें अफेक्ट हो गया, वो प्रॉपर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो हमारे हार्ट बीट को एकदम कम कर देगा। अब भाई बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम, कम करेगा तो भी प्रॉब्लम। तब जब वो हमारी हार्ट बीट जैसे कम होगी तो वहां पे हमको क्या क्रिएट होगा, बीमारी क्रिएट होगी। उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग एट्रोपिन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे दिया है। तो जैसे कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है वो हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन ये जब ज्यादा कर देता है तो हमारी बॉडी में बीमारी क्रिएट हो जाती है। तो आई, जब हमारी बिग आई हो जाती है, बिग पुपिल्स, जैसे कि हमारी आंखें जब बड़ी बड़ी हो जाती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है, उसको छोटा करने के चक्कर में एकदम छोटा कर देता है, तो बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी का ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें हम लोग बिग पुपिल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद होता है लेंस रिलैक्सेशन। कुछ केसेस में जब हमारी आंखें बड़ी होगी तो हमारा लेंस भी बड़ा होगा। कुछ केसेस में हमारा जो लेंस होता है वो एकदम रिलैक्स कर जाता है। अब देखिए, हमारा लेंस जब बड़ा हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्स्ट्रैक्ट करता है। लेकिन उसको रिलैक्स करने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रैक्ट किसके चक्कर में किया, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के चक्कर में किया। उसको रिलैक्स करना हुआ तो कौन आया, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आया। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन वो रिलैक्स करते करते एकदम रिलैक्स कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, तब वो एक बीमारी क्रिएट हो गई, भाई हमको कम दिखेगा। ठीक है, तो जो इस बीमारी में हम लोग किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट, जिसको हम लोग कौन सा है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा जो हार्ट रेट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में हमारा हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। किसके चक्कर में होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के चक्कर में होता है। अब ये हमारा हार्ट रेट क्या हुआ, बढ़ गया, हमारा किसकी वजह से बढ़ा था, सिम्पैथेटिक नर्वस, एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हमारा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन वहां पे हमारा क्या एक्टिव हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो हमारे हार्ट बीट को मेंटेन करने लगा, लेकिन वो बिगड़ गया, वो खराब हो गया, वो पूरी तरह से अपना फंक्शन नहीं कर रहा। मेंटेन करते 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 एकदम कर दिया हार्ट बीट को। हम लोग क्या किया, हार्ट बीट को एकदम लो कर दिया। तो हमारी हार्ट बीट जब लो हो जाएगी तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया में हमारा हार्ट रेट क्या होता है, गिरने लगता है। बात समझ में आई? तो हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं। ये जो एट्रोपिन है ये नेचुरल दवा है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम सारा समझाए हैं, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है, कहाँ से हो रही है, सब बताया है। ठीक है, एट्रोपिन जो होता है वो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है। इसका फंक्शन क्या रहता है, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा एट्रोपिन होता है ये क्या करता है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन सा दवा लेते हैं, एट्रोपिन लेते हैं। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट जब डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की बीमारी क्रिएट होगी। जैसे आपका हो गया ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हमारा हार्ट रेट क्या होता है,
गिर जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एट्रोपिन का यूज करते हैं। बार बार बता रहे हैं, एट्रोपिन हमारी नेचुरल दवा है जो डायरेक्टली ऑब्टेन होती है कहाँ से, एट्रोपा वेलोडोमा से। बात समझ में आई? लेंस रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा जो बिग पुपिन्स हो जाती है ऑप्थेल्मोलॉजी के चक्कर, ऑप्थेल्मोलॉजी एज ए ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यूज करने का काम करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद आपका है डिजिटॉक्सिन, नहीं डिगॉक्सिन। अब ये क्या होता है? डिजॉक्सिन है। डिजॉक्सिन भी एक हमारी क्या है, नेचुरल दवा है। डिजॉक्सिन भी कहाँ से, डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होती है, डिजिटैलिस लीफ से। लीफ मतलब जो हमारी डिजिटैलिस नाम का जो प्लांट होता है उसके पत्ती से जो हम लोग दवा निकालते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिजॉक्सिन नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो डिजॉक्सिन होता है ये हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड है। ये हमारा क्या है, कार्डियोग्लाइकोसाइड है। जब हमारा हार्ट पंपिंग, मतलब कि जब हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा पूरी तरह से हार्ट पंप, ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम लोग डिजॉक्सिन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। इस बीमारी जब हमारा हार्ट फेल हो जाता है, तो हमारा हार्ट जब फेल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो डिफरेंट टाइप की बीमारी हमारे बॉडी में होंगी, जिसको बीपी लो भी कर सकते हैं। तो जो मेरा डिजॉक्सिन होता है वो हार्ट पे काम करता है, और जो हार्ट पंप करने की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। अब हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन, ये वाली प्रोसेस रिलैक्सेशन कराएगी, ये वाली प्रोसेस कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर से कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब पास में आएगा तो रिलैक्सेशन, दूर में जाएगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो हमारा हार्ट बीट होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी तरह से पंपिंग नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स रहेगा तो पंपिंग कहाँ से करेगा, ठीक है। तो उसी हमारे ब्लड को एक मैक्सिमम अमाउंट में पंपिंग नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हमको क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बीमारी होती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग डिजिटॉक्सिन का यूज करते हैं। एक कार्डियक डिजीज है, याद रखिएगा, कार्डियक डिजीज है, ठीक है। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटॉक्सिन का यूज करते हैं। ये जो डिजिटॉक्सिन होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस को इंक्रीज करती है। अब भाई रिलैक्सेशन रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होवे नहीं करेगा तो क्या ब्लड पंप होगा भाई? अब उसको ब्लड को भेजने के लिए भाई और रिलैक्स हो गया, ब्लड को भेज दिया, अब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तब ना उसके अंदर ब्लड आएगा, तब ना आएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नेचुरल ड्रग कौन सी है, डिजिटॉक्सिन का, ठीक है। बात समझ में आई? डिजॉक्सिन, इसको हम लोग डिजिटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग, जिसमें हम लोग कुछ ड्रग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से, और कुछ ड्रग हमको कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। प्लांट वाला हमने कंप्लीट कर दिया है, एनिमल वाला देखिए। सर्टेन ड्रग आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है। कुछ ड्रग हमको कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। जैसे एनिमल के टिश्यू से मिलती है, एनिमल्स के ऑर्गन से मिलती है, या फिर एनिमल के बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रग को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स की एनिमल्स के बॉडी से हम लोग उस ड्रग को निकालते हैं। एक कैडेट मतलब क्या होता है, कैडेट मतलब क्या होता है, सर्च करिए, ठीक है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखें तो इंसुलिन जो होती है वो पेनक्रियाज से निकाली जाती है। इंसुलिन जो होता है कहाँ से निकलता है, आप इधर देखिए, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, हम लोग में है। पेनक्रियाज क्या है, एक ऑर्गन है। इंसुलिन जो होती है वो कहाँ से फॉर्म होती है, पेनक्रियाज से फॉर्म होती है। किसके पेनक्रियाज से, जो सुअर होती है, पिग। पिग मतलब क्या होता है, सुअर होती है, जो जानवर होती है सुअर, उसके कहाँ से मिलता है, पेनक्रियाज से हमको क्या मिलता है, इंसुलिन मिलती है, इंसुलिन, ठीक है। ये जो इंसुलिन होती है इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस
में करते हैं, ठीक है। इंसुलिन का यूज हम लोग किसमें करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, तो एक बीमारी क्रिएट होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डायबिटीज करते हैं। बात समझ में आई? डायबिटीज जो बीमारी होती है कब होती है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तब जाके हमको क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो जो हमारा इंसुलिन होती है, इंसुलिन क्या करती है, इस डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करती है। मींस कि हमारे ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको मेंटेन करती है। अब हम लोग हमेशा ग्लूकोज खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी पेनक्रियाज पाया जाता है। हमारे जो बॉडी में जब पेनक्रियाज पाया जाता है, तो पेनक्रियाज में एक होता है बीटा सेल्स। हमारे बॉडी में भी इंसुलिन का सिक्रीशन होता है पेनक्रियाटिक बीटा सेल से। कहाँ से होता है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल। ये हमारा पेनक्रियाज है और यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल है। एक पेनक्रियाटिक बीटा सेल अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। कहाँ पे करती है, ब्लड में। ये हमारी क्या है, बीटा सेल है, ठीक है। बीटा सेल ये हमारा क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में एक अल्फा सेल पाई जाती है, एक बीटा सेल पाई जाती है। जो बीटा सेल होती है वही क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। क्या है, इंसुलिन है। ये अपने बॉडी के अंदर बता रहे हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। हम बता रहे हैं इंसुलिन की दवा हमको क्यों लेने की जरूरत पड़ती है, हम वो बता रहे हैं। भाई बीमारी पहले जानेंगे ना, तब आपको दवा कैसे यूज करना वो समझ में आएगा। जो मेरा पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में बीटा सेल पाई जाती है। दो सेल होती है, एक अल्फा सेल होती है, एक आपकी बीटा सेल होती है। जो बीटा सेल होती है वही अपने अंदर से क्या निकालती है, इंसुलिन निकालती है। वही अपने अंदर से क्या निकालती है, इंसुलिन। ये इंसुलिन डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। और ब्लड में जितने भी ग्लूकोज होते हैं उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन की रहती है। जब एक हमारी जो बीटा सेल होती है, ये जब डैमेज हो जाती है, किसी भी वजह से जब खराब हो जाती है, तो एक प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाती है। जब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होगा, तो जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा शुगर बढ़ जाएगा, हमारे बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। बहुत ऊपर है यार, नहीं जाएगा। बात समझ में आई, किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी कैसे होती है, समझ में आया कि नहीं। जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन का काम ही यही रहता है कि वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। और इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, हमारी बीटा सेल करती है, मतलब पेनक्रियाज की बीटा सेल करती है। जब ये पेनक्रियाज की सेल डैमेज हो जाती है, कौन सी, पेनक्रियाज की जब बीटा सेल डैमेज हो जाती है, तो एक मैक्सिमम अमाउंट में अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करवाती है। जब इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, इंसुलिन एक मैक्सिमम क्वांटिटी में ब्लड में नहीं जा पाएगी, तो वो ग्लूकोज के लेवल को कैसे कंट्रोल करेगी, कैसे मेंटेन करेगी। तो उसी की वजह से हमारा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि वो बीमारी क्रिएट कर देता है, वो बीमारी का रूप ले देता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटिस को ठीक करने के लिए हम लोग ऊपर से क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। ये इंसुलिन जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो या तो वो बीटा सेल को, इंसुलिन देखिए वो जो होती है कहाँ पे जाती है, हमारे बीटा सेल को ये क्या करती है, प्रिपेयर कर देती है, ठीक कर देती है। इंसुलिन का हम हमेशा कुछ खाते रहते हैं, जैसे कि अगर आपके बॉडी में अगर आप कोई भी साइकिल वगैरह चला रहे हैं, अगर वो टायर पंचर है, उसमें रोज रोज हवा भरने से अच्छा है, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का टायर पंचर हो गया, उसमें रोज रोज हवा भरने से अच्छा है कि उसका पंचर बनवाने से अच्छा है, तो ये जो ब्रेन पे जो हमारी बीटा सेल होती है, उसी को जाके क्या करती है, सही करती है। जब बीटा सेल सही होगा तो ऑटोमेटिक इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगेगा। जब इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, कभी सुने कि इंसुलिन की जो होता है वो प्रॉपर चलता है,
इंसुलिन का इंजेक्शन हमेशा, क्या इंसुलिन हमेशा देना पड़ता है? नहीं सुने हैं ना। तो जो ये इंसुलिन होती है हमारे बीटा सेल को क्या करती है? प्रिपेयर करती है, सही करती है। जब हमारा बीटा सेल सही होगा तो अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा, तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। बात समझ में आई? तो जो इंसुलिन होता है वो हमारे कहाँ से बनता है, कब बनता है? इंसुलिन का इंजेक्शन हम लोग कब लेते हैं? जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो हम ऊपर से इंसुलिन देते हैं। तो ये जो इंसुलिन होता है ये डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी में यूज होता है। इसका फंक्शन रहता है ग्लूकोज लेवल को, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो इंसुलिन होता है ये पेनक्रियाज बीटा सेल से दिया जाता है, पेनक्रियाज से दिया जाता है। किसके पेनक्रियाज से? जो हमारी शुगर होती है उसके पेनक्रियाज में जो पिग होती है वहां से ऑप्टेन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद आपका होता है हिपैरिन। हिपैरिन, अब हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन भी एक टाइप की क्या है, ड्रग है। ये हिपैरिन भी एक टाइप की ड्रग है, लेकिन इसको ऑप्टेन कहाँ किया से जाता है? ये लीवर से होता है, लंग्स से होता है, इंटेस्टाइन से होता है। लीवर मतलब आप जानते हैं, लंग्स मतलब आप वो भी जानते हैं, इंटेस्टाइन मतलब आप वो भी जानते हैं। ठीक है, किसके? पिग जो शुगर होती है उसके लीवर से, उसके लंग से, उसके लीवर से, लंग से, इंटेस्टाइन से क्या निकाला जाता है? हिपैरिन निकाला जाता है। हिपैरिन का यूज हम लोग कोगुलेशन में करते हैं। किसमें करते हैं? कोगुलेशन में करते हैं। अब ये कोगुलेशन क्या होता है? हिपैरिन का यूज हम लोग किसमें करते हैं? कोगुलेशन में करते हैं। कोगुलेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा ब्लड क्या करने लगता है? थक्का बनाने लगता है। ब्लड थक्का बनाने लगता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हिपैरिन का यूज करते हैं। अब ट्यूशन एक बना कि मैम ब्लड तो हमारे भी बॉडी में है, जाहिर सी बात है हिपैरिन हमारे बॉडी में भी प्रेजेंस रहेगा। जब देखिए ब्लड क्लॉटिंग नसों की वेन्स में, जो हमारी ब्लड रहती है उसके नस में, उस ब्लड हमारी कहाँ पे पाई जाती है? नस में पाई जाती है, वेन्स में पाई जाती है। जब वेन्स में क्लॉटिंग होने लगता है, ब्लड का थक्का जमने लगता है, तो खून हमारा जो ब्लड रहता है वो पास नहीं हो पाता है। ऐसे हमारे हार्ट में होता है, हार्ट की जो वेन्स होती हैं, लंग्स की जो वेन्स होती है, हमारा जो दिमाग का वेन्स होता है उसमें ब्लड हमारा क्या कर जाता है? कोगुलेट कर जाता है, थक्का बना देता है, जिसमें से हमारा ब्लड नहीं पास हो पाता है। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हिपैरिन लेते हैं। ये जो हिपैरिन होती है वो लीवर से ऑप्टेन होती है, लंग्स से भी मिलती है, इंटेस्टाइन से भी मिलती है, लेकिन किसके? जो पिग होती है उसके। कोगुलेशन समझ में आया? ब्लड कोगुलेशन की बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग हिपैरिन का यूज करते हैं। ये हिपैरिन ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। ये हिपैरिन ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। बात समझ में आई? जब इसका कंसंट्रेशन बॉडी में कम होता है तब जाके हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से हिपैरिन देते हैं। अब सीक्रेट कहाँ से होता है इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। फिर इसके बाद है आपका थायरोसिन। जो थायरोसिन होता है ये कहाँ से मिलता है? आपका थायराइड ग्लैंड से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? थायराइड ग्लैंड से थायरोसिन का सिक्रीशन होता है। कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड से होता है। ठीक है, बात समझ में आई? थायराइड ग्लैंड सबके पास होती है, आपके पास भी है, जानवरों के पास भी है, हम लोग के पास भी है। थायराइड जो थायराइड ग्लैंड होता है, जब थायराइड ग्लैंड में अगर कोई डैमेज होता है या फिर खराब होती है तो कौन सी बीमारी होती है? थायराइड हो जाती है। थायराइड नाम का बीमारी सुने हैं? जिसमें तेजी से ठंड लगने लगता है। अगर ठंड लगेगी तो बहुत तेजी से लगेगा, आदमी मोटा हो जाता है, बॉडी फूल जाती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें कॉमन चलता रहता है, इसकी दवा हमेशा चलती रहती है। ये जो थायराइड होती है, थायराइड की बीमारी जो होती है वो कहाँ से होती है? जब हमारी थायराइड ग्लैंड में कुछ डैमेज हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड हमारा क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करवा पाती, तब ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंस रहती है? हमारे गले के पास प्रेजेंस रहती है। इसके अंदर से क्या सिक्रीट होता है?
हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड रहती है उसके अंदर से हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन होता है? T4 हार्मोन होता है, T3 हार्मोन होता है। जो T4 और T3 हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है? मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, करवाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है? करवाने का काम करता है। वो ग्रोथ, हमारे बॉडी को डेवलप बनाता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ देता है और हमारे बॉडी को एनर्जी भी देता है। ठीक है, लेकिन जब यही हमारी थायराइड ग्लैंड क्या होती है, जब यही हमारी थायराइड ग्लैंड खराब हो जाती है तब हमको बीमारी क्रिएट हो जाती है, तब हमको क्या होती है? बीमारी होती है। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग थायरोसिन नाम का दवा लेते हैं। सॉरी, थायरोसिन है, कोई बता भी नहीं रहा है। ये क्या है? ये थायरोसिन नाम की जो दवा होती है, ठीक है, थायरोसिन नाम की जो दवा होती है वो कहाँ से मिलती है? वो थायराइड ग्लैंड से ऑब्टेन होती है। थायराइड ग्लैंड से ऑब्टेन होती है। एनिमल्स के या फिर ह्यूमंस के किसी के भी थायराइड ग्लैंड से क्या होती है? इस दवा ऑब्टेन होती है। अब जब हमारी थायराइड ग्लैंड पंचर हो जाती है या फिर प्रॉपर पूरी तरह से अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन T4 T3 हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं कर पाती है, तो क्या करती है? या तो हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होगा या तो हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो हाइपरथायराइड, अगर कम होगा तो हाइपोथायराइड। बीमारी दो टाइप की होगी। अगर सिक्रीशन ज्यादा बढ़ा दी, भाई दो तरह से हो सकता है ना। अगर सिक्रीशन ज्यादा बढ़ गया तो हाइपरथायराइड, कम हुआ तो हाइपोथायराइड। एकदम अंदर मत जाइए, यही तक समझिए कि जो हमारा थायरोसिन होता है ये हमारे एक टाइप की मेडिसिन होती है। इसका यूज हम लोग थायराइड बीमारी को खत्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो थायरोसिन होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड से ऑब्टेन होता है। एनिमल्स के थायराइड ग्लैंड से ऑब्टेन होता है। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो ह्यूमन के गर्दन के नीचे पाए जाते हैं, मींस गले के पास पाए जाते हैं। ये अपने अंदर से T4 और T3 हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है। बात समझ में? कौन सा हार्मोन? T4 T3 हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है। ये जो T4 T3 हार्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिक पाथवे करवाते हैं, ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ देते हैं, ह्यूमन बॉडी को डेवलप बनाते हैं और ह्यूमन बॉडी में काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। बात समझ में आई? जब यही ग्लैंड जब हमारी डैमेज होती है तो कौन सी बीमारी होती है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड बीमारी। थायराइड डिजीज जिसको हो जाती है वो कभी ठीक नहीं होती है, उसकी दवा कॉमन चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो थायराइड बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग किस दवा का यूज करते हैं? थायरोक्सिन नाम की दवा को यूज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए, फिर आपका है वैक्सीन और एंटीटॉक्सिन। वैक्सीन और एंटीटॉक्सिन भी एक ऐसी दवा होती है जिसको हम लोग एनिमल या फिर ह्यूमन के प्लाज्मा में से निकालते हैं। ठीक है, कहाँ से? एनिमल या फिर ह्यूमन के प्लाज्मा से निकालते हैं। जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसको हम लोग बीमारी होने से पहले देते हैं। जैसे पोलियो का टीका, जो पोलियो की वैक्सीन बच्चों में, जो छोटे बच्चों में लगाई जाती है, क्या बच्चों को पोलियो हो जाता है? पोलियो होने से पहले लगाया जाता है। तो वैक्सीन एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसको बीमारी होने से पहले दिया जाता है। ये आपके इम्यून को क्या करती है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या करती है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। वैक्सीन के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? इतना के लिए आया। और एंटीटॉक्सिन भी वही हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्टअप करने का काम करता है। याद रखिएगा, जो हमारी वैक्सीन होती है इसका यूज हम लोग बीमारी होने से पहले करते हैं, पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पोलियो की वैक्सीन हो गई, टीबी की वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? और ये जो वैक्सीन होती है ये एनिमल से भी बनती है। किससे बनती है? एनिमल से भी बनती है और हमारे ह्यूमन प्लाज्मा से भी बनाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? नेचुरल सोर्स में हमारा कौन सा चल रहा है? मिनरल सोर्स। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो इस मिनरल के प्रॉब्लम से भी हमको कभी कभी, अगर इस मिनरल्स की
कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में, जैसे कि सोडियम की कंसंट्रेशन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा, और सोडियम की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में कम हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा। मीन्स कि और हमारा क्या है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट की भी कंसंट्रेशन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर कंसंट्रेशन उसका कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होगा। तो मतलब जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको हमारे बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। तो ठीक है, तो कुछ मिनरल्स जो होते हैं, कुछ जो दवा होती है, कुछ तो ड्रग होती है, कुछ जो हमारी क्या होती है मेडिसिन होती हैं, वो हमारी कहाँ से भी ऑब्टेन होती है, मिनरल से भी ऑब्टेन होती है। मीन्स कि वो मिनरल से ही क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे दिया है जैसे कि मिनरल आर मेटाबॉलिक कंपाउंड्स। मिनरल्स क्या होते हैं, एक मेटाबॉलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका यूज हम लोग एज ए ड्रग के लिए करते हैं, एज ए मेडिसिन के लिए क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और यहाँ पे आपका आ गया कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो हो गया आपका किसमें यूज होता है, एनीमिया की बीमारी आप सुने होंगे। कौन सी बीमारी? अनेमिया। इनेमिया के अनेमिया, इनेमिया और अनेमिया में डिफरेंस है। अनेमिया होता है कि इनेमिया होता है, बताइए। अनेमिया की बीमारी में हम लोग किसका यूज करते हैं, फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। और जो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये हमारा क्या है, लैक्जेटिव है। लैक्जेटिव बीमारी होती है। जो मेरा मैग्नीशियम सल्फेट है इसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के रूप में यूज करते हैं। ये जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक टाइप का क्या है, लैक्जेटिव है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, किसी को सुने हैं? कॉन्स्टिपेशन से एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फूड्स होता है, जो टूल्स होते हैं वो हमारे बॉडी से आसानी से पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारे बॉडी में कब्ज बनाने लगता है। ठीक है, गैस बनाने लगता है, पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कोई भी चीज, अगर आप कोई भी खाना बाहर रख दीजिए कुछ दिन तक सड़ने लगता है। ठीक है, फिर उसमें से गैसेस भी निकलती है। ठीक है, बदबू भी आती है। तो वही अगर वो खाना हमारे पेट पे रहेगा तो क्या वो नहीं नुकसान करेगा, वो भी नुकसान करेगा। ठीक है, जो हमारे बॉडी से जो टूल्स नहीं पास हो पाते हैं उसी के यूज के लिए हम लोग किसका यूज, मतलब उसी को ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब कॉन्स्टिपेशन के रूप में। कॉन्स्टिपेशन एक टाइप का क्या है, बीमारी है। क्या है, बीमारी है। इसी को ठीक करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद है आपका जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का यूज हम लोग स्किन ऑइंटमेंट के लिए यूज करते हैं। स्किन क्रीम और स्किन ऑइंटमेंट में डिफरेंस है। ऑइंटमेंट जानते हैं क्या होता है? ऑइंटमेंट जिसमें से थोड़ा सा लिक्विड कलर का कंपाउंड से निकलता है। गोंद देखे हैं, गोंद जो एक 5 रुपया का मिलता है, वैसे ही आपका ऑइंटमेंट भी आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, जो लिथियम कार्बोनेट होता है इसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं ये आपका क्या है, नर्वस सिस्टम, मतलब कि सीएनएस का प्रॉब्लम है, सीएनएस की प्रॉब्लम है। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे ऑर्डर होते हैं जिसमें पेशेंट क्या करता है, इसमें हमारा कौन अफेक्ट होता है, हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है। पेशेंट बहुत खुश होता है, हो जाता है, अचानक से बहुत खुश हो जाता है, अचानक से बहुत तेजी से रोने लगता है। मतलब कि बहुत खुश हो जाएगा या फिर बहुत उदास हो जाएगा, उल्टी सीधी। अगर बहुत उदास होगा तो बहुत सारी बातें, उल्टी सीधी बातें उसके माइंड में आएगी। ठीक है, आप ऐसे पेशेंट को देखे होंगे, अचानक से क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है, हमेशा हंसता रहता है, उसके माइंड में हमेशा उल्टा सीधा कुछ न कुछ चलता रहता है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब वही पेशेंट है, अचानक से खुश हो जाएंगे, अचानक से क्या हो, दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे। तो मतलब कि जब वो खुश होते हैं, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन काम हमारे लिए सही है, कौन नहीं सही है, उसका निर्णय वो क्या करते हैं, तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, और बहुत तेजी से हंसेंगे तो 1-2 घंटा लगातार वो हंसते रहेंगे। ठीक है,
और उनको मतलब कि कोई भी बात अगर आप समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर। अगर वो रोते हैं ना तो रोते ही रहेंगे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं उनको मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। एक कॉमन बीमारी है, सब में होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है। सब सोचते हैं, सब खुशी होते हैं, सब रोते हैं, लेकिन जब ये क्या होता है, अकंट्रोल मोड पे आ जाता है, तो ये क्या करता है, एक बीमारी कॉज कर देता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर करते हैं। इसी बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिथियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। लिथियम कार्बोनेट क्या है, एक मिनरल सोर्स की मेडिसिन है, बात समझ में। फिर इसके बाद है माइक्रोबियल सोर्स, ठीक है, माइक्रोबियल सोर्स। इसमें बहुत सारी दवा होती है, जो हमारी कुछ दवा होती है कहाँ से ऑब्टेन होती है, बहुत सारी दवा हमारी बैक्टीरिया से मिलती है, फंगस से मिलती है, और हमारे जो मोल्ड्स होते हैं उससे मिलती है, और कुछ दवा हमारी वायरस से भी मिलती है, ठीक है, मिलती नहीं बनती है, ठीक है, बात समझ में आई। जो आपका माइक्रोबियल सोर्स होता है, माइक्रोबियल मतलब क्या होता है, ऐसी दवा जो हमको कहाँ से मिले, माइक्रोब से मिले। माइक्रोब क्या होते हैं, माइक्रोब हमारे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, मीन्स कि ऐसा जीव जिसको हम लोग अपने आंखों से न देख पाए उसको क्या कहते हैं, माइक्रोब कहते हैं। हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, और हमारे जो मोड्स है वो भी हो जाएगा। हालांकि रहते तो आस पास है, लेकिन हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती है, वो बहुत मतलब कि माइक्रोमीटर में होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, बात समझ में आई। तो जैसे हमारा एक पेनिसिलिन है, ये जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी से बनता है। किससे मिलकर बनता है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी से, ठीक है। ये क्या है, फंगी क्या है, एक टाइप की माइक्रोब है। माइक्रोब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सोर्स ऑफ ड्रग। एक ड्रग को, एक मेडिसिन को जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से बनी है, हम वही बता रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से बनी है हमारी, जैसे हमारी माइक्रोबियल सोर्स से कुछ मेडिसिन हमारी क्या होती है, माइक्रोब से भी बनती है। जैसे आपका पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है, पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगी से मिलकर बनता है। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी से। इसमें जो साइंटिस्ट थे, इसमें एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो क्या किए थे, वो कल्चर लिए थे, बैक्टीरिया कल्चर का पालन किए थे, ठीक है। 2 बैक्टीरिया कल्चर उन्होंने पाला था। एक में क्या लिया था, एक में उन्होंने फंगी दिया था, ठीक है, और एक में उन्होंने क्या लिया था, बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। एक में उन्होंने क्या दिया था, फंगी दिया था। ये क्या है, एक कल्चर मीडिया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 कल्चर मीडिया पाला था, मतलब कल्चर मीडिया पाले थे, बैक्टीरिया और फंगी का कल्चर मीडिया बनाए थे, जिसमें वो बैक्टीरिया का भी ग्रोथ करवा रहे थे और फंगी का भी ग्रोथ करवा रहे थे, ठीक है। कौन सी बैक्टीरिया है ये, यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। उन्होंने कल्चर मीडिया किया था बैक्टीरिया का, कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया का क्या किया था, कल्चर मीडिया किया था। और वहीं पे क्या किया था, फंगी का भी कल्चर मीडिया किया था। कौन सी फंगी, हमारी पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी। बता रहे हैं पेनिसिलिन कैसे बनती है, ठीक है, कौन सा है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस। अचानक से वो ना एक दिन हॉलीडे पे चले गए, अचानक से जाना पड़ा, आता है ना, तत्काल में हॉलीडे पे चले गए और वो केयर नहीं किए इसको ढकने के लिए, ठीक है। 2 दिन के लिए हॉलीडे पे गए, तो जब 2 दिन बाद वो वापस आके देख रहे हैं, तो जो हमारा ये था, जो हमारा फंगी था ना, यहाँ का कुछ फंगी गायब है और यहाँ का भी कुछ फंगी, यहाँ का कुछ हमारे फंगी गायब है और यहाँ का क्या है, कुछ बैक्टीरिया हमारी गायब है, ठीक है। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमारा जो फंगी है, जो हमारा पेनिसिलियम नोटेटम है, वो हमारे इसको खा गया है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया को क्या किया है, खा गया है, मार दिया है, ठीक है। वहां की जगह क्या किया था, साफ कर दिया था। तो उन्होंने आंकड़ा लगाया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारी पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगी है वो हमारी हावी पड़ रही है स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया पर, ठीक है। किसपे, स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया पर हावी पड़ रही है। तो उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम से, जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगी होती है, उससे एक एक्सट्रैक्ट निकाला,
ठीक है, उससे क्या किया, एक एक्सट्रैक्ट निकाला और उसी एक्सट्रैक्ट को क्या नाम दिया, पेनिसिलिन। मिला कहाँ से है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम से, नोटेटम नाम की फंगी से, और पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगी के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा, पेनिसिलिन पड़ा। समझ में आया? फिर इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नाम की बैक्टीरिया से बनता है। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नाम की बैक्टीरिया से मिलकर बनता है। फिर आपकी और क्या, इरिथ्रोमाइसिन है। इरिथ्रोमाइसिन भी आपका कहाँ से मिलकर बनती है, इरेथ्रोस है। इरेथ्रोस बैक्टीरिया से मिलकर क्या बनती है, बैक्टीरिया से बनती है, मिलकर नहीं, बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, बात समझ में आई? ये सब क्या है, ये सब नेचुरल दवा है, ये सब डायरेक्टली ऑब्टेन हुई है। कोई दवा ये हमारी कहाँ से ऑब्टेन हुई है, ये हमारी माइक्रोब से ऑब्टेन हुई है। कुछ दवा आपके प्लांट से ऑब्टेन होती है, कुछ दवा आपके एनिमल से ऑब्टेन होती है, कुछ दवा आपके माइक्रोब से ऑब्टेन होती है, कुछ दवा आपके मिनरल से ही ऑब्टेन होती है। जो दवा आपकी डायरेक्टली ऑब्टेन हो, जिसमें कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, उस दवा को हम लोग किस दवा के नाम से जानते हैं, नेचुरल ड्रग या फिर नेचुरल मेडिसिन। ठीक है, जो दवा हमको डायरेक्टली ऑब्टेन हो। बात समझ में आई? नेचुरल मेडिसिन से यहीं पे खत्म हुआ। इसके बाद कौन सा है, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत केमिकल दिया जाता है। जैसे पेनिसिलिन हमने दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। पेनिसिलिन दिया, इसी में थोड़ा सा केमिकल का मॉडिफिकेशन कर दिया, ये क्या बन गया, सेमी सिंथेटिक में दवा चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? अभी तो जो पेनिसिलिन है वो हमारी क्या है, नेचुरल सोर्स की दवा है, लेकिन पेनिसिलिन से जितने भी दवा बनेंगे वो हमारी कौन सी दवा रहेगी, सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक।